नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आबकारी भर्ती 2025 की। और जो आपके फॉर्म है वो आज यानी कि 15 फरवरी से भरना स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो आपके लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 22 है। जी हाँ, 21 प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं जीके जीएस के। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल की जो भर्ती है वो आ चुकी है और उसके फॉर्म भी आज से भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके लिए हमने ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से सम्मिलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है नीली क्रांति फल और सब्जियां, ऑप्शन बी पीली क्रांति तिलहन, ऑप्शन सी है श्वेत क्रांति दूध, ऑप्शन डी है हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो ये तीनों तो हैं लेकिन नीली क्रांति का संबंध फल और सब्जियों से नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? नीली क्रांति फल और सब्जियों से नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? आपके ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, चौथी, दूसरी या तीसरी। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर बताएं कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो फटाफट से राइट आंसर बताएं आप सभी। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है। हरित क्रांति ने सरकार को स्टॉक बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया। ऑप्शन बी है हरित क्रांति का पहला चरण 1950 के दशक के मध्य में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी है हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया। ऑप्शन डी अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज का उपयोग अधिक संपन्न राज्यों तक ही सीमित था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताएं जल्दी से फटाफट कि आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट आंसर बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरित क्रांति का पहला चरण 1950 के दशक के मध्य में शुरू हुआ। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है वेतन अधिशेष, सकल अधिशेष, उत्पाद अधिशेष। ऑप्शन डी है विपणन अधिशेष। तो करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताएं आप सभी करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विपणन अधिशेष। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है? लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है समान नागरिक संहिता। ऑप्शन डी है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र हैं? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 57। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा?
अनुच्छेद 123, 121, 122 या 124 में। तो किसमें है साथियों? तो ये अनुच्छेद 124 में कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिश का उल्लेख है? 281, 283, 282 या 284? तो जल्दी से बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 281 में उल्लेख है कि वित्त आयोग की सिफारिश, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। ऑप्शन बी है सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना। ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ऑप्शन डी है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना। ये भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता नहीं है? कोई लाभ का पद न रखना, भारत का नागरिक, राजनीति का ज्ञान। ऑप्शन डी है 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता नहीं रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीति का ज्ञान। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में त्रिय कोयला पाया जाता है? उत्तराखंड, मेघालय, बिहार या हरियाणा? तो आपको बताना है कि किस राज्य में त्रिय कोयला पाया जाता है। तो इसका जल्दी से आंसर करें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं जो जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है? 3, 2, 5 या 4? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। कितने घटक हैं? 3। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, कठोर ठंड और बर्फीले तूफान। ऑप्शन सी ग्रीष्मकालीन मानसून। ऑप्शन डी पूर्वी विक्षोभ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बताइए जल्दी से कौन सा होगा करेक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बार बार एग्जाम में ये रिपीट होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका बताएं आप लोग। उड़ीसा या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता? अक्षांश, दो शहरों के बीच की दूरी। ऑप्शन सी है महासागरीय धाराएं। ऑप्शन डी है राहत विशेषताएं। तो करेक्ट आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो शहरों के बीच की दूरी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम रेंज में स्थित है? त्रिशूल, नंदा देवी, केटू या कामेट? तो आपको बताना है कि कौन सी है। करेक्ट आंसर बताएं फटाफट से। केटू। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर केटू। अगला प्रश्न है, भारत के द्वीपों के बारे में सही कथन चुने। तो भारत के द्वीपों के बारे में यहाँ पर सही कथन चुनना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइएगा। सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए। लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बने हैं। बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बने। ऑप्शन सी ऐसा माना जाता है कि लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी पहाड़ों का एक ऊंचा हिस्सा है। ऑप्शन डी पॉइंट है ऐसा माना जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पनडुब्बी पहाड़ों का एक ऊंचा हिस्सा है, ठीक है। तो जल्दी से बताएं आप सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी क्या है सही। ए है और डी क्या है सही है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ए और डी
चलिए अगला प्रश्न है, सी राजगोपालाचारी ने किस वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई? 1940, 1939, 1937 या 1938? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1939 में सी राजगोपालाचारी ने वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है केंद्रीय रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी है केंद्रीय गृह मंत्री। तो आपको बताना है कि भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय रक्षा मंत्री क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं भारत में संसदीय कार्य समिति के। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 में किया गया। दूसरा पॉइंट है, इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, इनका उद्देश्य देश में विधि की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की। चौथा पॉइंट है, ये परम नहीं है, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर बताएं फटाफट से कि क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट आंसर करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 3 क्या नहीं है कथन सही नहीं है, बाकी 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन बताना कि कौन सा है लोक अदालत के संबंध में। ठीक है, पहला पॉइंट है, यह प्राचीन काल से प्रचलित न्याय व्यवस्था का प्रतीक है। दूसरा पॉइंट है, यह व्यवस्था गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तीसरा पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोक अदालत वर्ष 1982 में मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी। तीसरा पॉइंट है, लोक अदालत द्वारा चौथा पॉइंट है, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और दूसरा यानी पहला और दूसरा कथन कैसा है सही है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है, ये बताना है। 121, 120, 119 या 118? जल्दी से आंसर करें। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 29, 28, 31 या 30? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा फटाफट से। अनुच्छेद 30। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 6, 12, 10 या 8? ठीक है, तो फटाफट से आंसर बताएं इसका कि क्या होगा। ठीक है, 1950 में संविधान लागू हो जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी ये बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं आप सभी कितनी थी। 6, 12, 10 या 8? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। कितनी थी साथियों? 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है हमें कि कौन सा है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम पर निष्पादित किए जाएंगे। ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। ये कथन कैसा हो जाएगा गलत, बाकी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा पॉइंट है राज्यसभा के सभी सदस्य, तीसरा पॉइंट है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, चौथा पॉइंट है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो फटाफट से आंसर बताएं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। ठीक है, यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये क्या होते हैं? शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण की गारंटी देता है? 22, 21, 20 या अनुच्छेद 23? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएं आप सभी। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज की शुरुआत हुई? 1952, 1956, 1960 या 1950? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 में। कब हुई? 1956 में केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत हुई। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान भारतीय राज्य ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? चीन, जापान, यूके या यूएसआर? ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी जल्दी से बताएं कि क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चीन, जापान, यूके। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूके से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को भी कहा जाता है सुंदरवन, शीशम, शोला या साल? तो राइट आंसर बताना है कि पश्चिम बंगाल के जो वन है मैंग्रोव वन, उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सुंदरवन। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? हुगली नदी, पद्मा, जमुना, मेघना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा साथियों बताएं जल्दी से। ऑप्शन बी, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? साबरमती, महानदी, ताप्ती या नर्मदा? ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताएं आप सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। साथियों, आज एक हम आपको होमवर्क के रूप में प्रश्न दे रहे हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह, सिमुक, मूलराज? ऑप्शन डी है वीर नरसिंह। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। साथियों, ये हमारा पार्ट कौन सा था? 21 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं मध्य प्रदेश आबकारी कांस्टेबल भर्ती के लिए। तो ऐसे ही प्रैक्टिस आप देखने चाहते हैं डेली तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।